जब रात गहरी होती है तो रोजलिन की आंखों में एक खौफनाक सपना उतर आता है। घने अंधेरे में काले कपड़ों में ढका और हरी आंखों वाला एक रहस्यमय साया उसे जान से मारने के लिए उसका पीछा करता है। सपना टूटने के बाद वो डर पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हरी आंखों वाला वो साया हकीकत में भी ज्यादा सच महसूस होता है। तभी रोजलिन के घर में जेरी नाम का एक अनजान आदमी आता है। ताज्जुब की बात यह है कि जेरी की आंखें भी बिल्कुल उस सपने वाले आदमी की तरह हरी हैं। क्या ये कोई इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश? रोजलिन का बर्ताव देखकर उसके पिता जॉन और माँ शोभा को लगता है कि वो शायद किसी वहम में जी रही है, लेकिन रोजलिन जानती है कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। कहानी की शुरुआत में आधी रात का वक्त दिखाया जाता है और आसमान में बिजली चमक रही है। रोजलिन गहरी नींद में होती है। तभी बाहर काले कपड़ों में एक लड़का दिखता है जो अचानक गेट फांद कर घर के अंदर आ जाता है। रोजलिन की नींद खुलती है तो उसे दीवार पर किसी का सिर का साया नजर आता है। वो डरते डरते पास जाकर देखती है तो पता चलता है वो तो बस उसके कपड़ों के स्टैंड की परछाई थी। वो राहत की सांस लेकर जैसे ही कांच का दरवाजा बंद करती है, उसे अपने पीछे काले हुडी पहने एक आदमी खड़ा दिखता है। वो अचानक रोजलिन पर चाकू से हमला कर देता है। रोजलिन किसी तरह बचकर अपने मम्मी पापा के कमरे में भागती और चिल्लाकर उन्हें जगाती है। पापा जॉन बाहर चेक करने जाते हैं, तभी ड्राइंग रूम में उन्हें कहराने की आवाज आती है। माँ शोभा उसे कमरे में रहने को कहकर खुद बाहर जाती है और थोड़ी देर बाद उनकी भी चीख सुनाई देती है। रोजलिन कांपते हुए जब सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है तो उसके पैर किसी चिपचिपे चीज पर पड़ती है। वो देखती है कि फर्श पर खून बह रहा है और सीढ़ियों पर उसकी माँ की लाश पड़ी है। तभी पीछे से वही नकाबपोश आदमी आता है जिसकी आंखें हरी हैं। वो खून से सना चाकू लेकर रोजलिन की तरफ झपटता है और रोजलिन डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। अगली सुबह पता चलता है कि वो एक भयानक सपना था। रोजलिन अपने परिवार के साथ एक बर्थडे पार्टी में होती है। सब मजे कर रहे हैं, लेकिन रोजलिन एक कोने में अपनी बिल्ली के साथ चुपचाप बैठी है। उसकी माँ शोभा अपने सहेली कविता को बताती है कि उसके छोटे भाई एलन के साथ हुए एक पुराने हादसे के बाद से रोजलिन ऐसी हो गई है। माँ खुद 1 साल तक सदमे में थी, लेकिन इलाज के बाद वो ठीक हो गई, पर रोजलिन आज भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई। वो रात भर क्राइम नॉवेल पढ़ती है और सुबह खौफनाक सपने देखकर उछल पड़ती है। इसके बाद रोजलिन सारा दिन उदास और खोई खोई सी रहती है। उसकी जिंदगी बस इसी तरह चल रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसे वही डरावना सपना रोज आता था। कविता अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी नीचे से कोई आवाज देता है कि जेरी आ गया है। कविता जाने लगती है, पर रुककर शोभा से कहती है कि उसे एक मदद चाहिए, जिसे सुनकर शोभा थोड़ा चिंता में पड़ जाती है। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद सब वापस रोज वैली आ जाते हैं, मतलब अपने घर। रोजलिन उदास मन से ऊपर अपने कमरे में जा रही होती है, तभी पास वाले कमरे को देखकर उसका मन भारी हो जाता है। उसके पिता अपने नर्सरी और फार्म के काम में लग जाते हैं और माँ घर के कामों में, लेकिन रोजलिन को सब कुछ खाली खाली सा लगता है। वो हिम्मत जुटाकर अपने मरे हुए भाई एलन के कमरे में जाती है। वहाँ उसकी वायलिन और मेडल देखकर वो रोने लगती है। खुद को संभालने के लिए वो शेल्फ बुक से किताब उठाती है। तभी वहाँ एक पुराना अखबार गिरता है। अखबार की हेडलाइन थी, बहन को डूबने से बचाने के चक्कर में भाई की मौत। इसका मतलब रोजलिन को बचाते हुए ही एलन की जान गई थी। शायद यही पछतावा रोजलिन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन रोजलिन देखती है कि उसकी माँ एलन की फोटो सीने से लगाकर खड़ी है। इस घर में हर कोने में एलन का दुख बसा है, लेकिन सब अपने कामों में व्यस्त हैं। सिर्फ रोजलिन ही उस दर्द को अकेले झेल रही है। अगली सुबह रोजलिन अपनी बिल्ली कीटी के साथ बगीचे में खड़ी होती है। उसके पिता फार्म में लोगों के साथ बातचीत में व्यस्त होते हैं। जैसे ही वो लोग वहां से गए तो रोजलिन को लगा कि पेड़ों के पीछे कोई छुपा है। अचानक कीटी उसे पंजा मारकर जंगल की ओर भागने लगता है। रोजलिन उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर काफी अंदर चली जाती है। वहाँ का माहौल एकदम शांत है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और कीटी और भी घने जंगल में चली जाती है। रोजलिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसे महसूस होता है कि पेड़ों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। तभी किटी के चिल्लाने की आवाज आती है और वही काले हुडी वाला आदमी पेड़ों के पीछे से बाहर आता है। रोजलिन डर के मारे भागने की कोशिश करती है, पर वो आदमी अचानक उसके सामने आ जाता है और रोजलिन उसे टक्कर मारकर गिरा देती है। वो आदमी अपनी भयानक हरी आंखों से उसे देखता है और दिखता है कि उसके नकाब का कुछ हिस्सा जला हुआ है। जैसे ही वो आदमी कीटी को रोजलिन की तरफ बढ़ाता है, रोजलिन हाफते हुए नींद से जाग जाती है। मतलब ये भी एक सपना था। रोजलिन देखती है कि वो जो कहानी की किताब पढ़ रही थी उसके कवर पर भी हरी आंखों वाली एक परछाई बनी है। क्या रोजलिन उस किताब की वजह से ही ऐसे सपने देख रही है? वो ये बात अपने पिता को बताने जाती है, पर वो अखबार पढ़ रहे थे और माँ छोटे भाई के साथ बिजी होती है। परेशान होकर रोजलिन अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर बाद माँ आकर उसे टोकती है कि तुम 17 साल की हो गई हो, फिर भी सपनों से डरती हो। तुम्हारी दोस्त अदिति का फोन आया था, आज तुम सबको मिलना है। रोजलिन चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। जब वो अदिति के घर
पहुंचते हैं तो अदिति इंटरनेट पर उसके सपनों के बारे में सर्च करके बताती है कि सपनों में जो हम देखते हैं वो अक्सर हमारे मन में छिपी किसी बात या पुरानी भयानक यादों का ही असर होता है। रोजलिन कुछ सोचकर कहती है कि मुझे ऐसी कोई भयानक बात याद नहीं है, बस भाई एलन की मौत का दुख है। अदिति उसे बताती है कि उसकी नानी कहती थी कि सुबह के सपने सच होते हैं। ये सुनकर रोजलिन और भी डर जाती है। रात को उसे एलन की लाश याद आती है और वो सो नहीं पाती। अगले दिन माँ रोजलिन को लेकर छोटे भाई एलन को डॉक्टर के पास ले जाती है। हाँ, छोटे भाई का नाम भी एलन है। वो एलन अचानक रोने लगता है तो माँ उसे लेकर वॉशरूम की तरफ टहलने लगती है। तभी नर्स अंदर से आवाज देती है। माँ को आसपास ना देखकर रोजलिन घबरा जाती है। जैसे ही माँ वापस आती है, रोजलिन चैन की सांस लेने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर माँ के पीछे से गुजरते एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी हूबहू उसके सपने वाले रहस्यमयी शख्स जैसा था। रोजलिन का पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ जाता है। डॉक्टर से मिलकर लौटते समय वो उसी सोच में डूबी रहती है। इधर पिता के फार्म पर नई गाय आती है तो वो अलमारी से पैसे निकालकर वर्कर वेलू और जॉनसन को दे देते हैं। रात को जब माता पिता प्रार्थना करने बैठते हैं तो रोजलिन भी आती है, लेकिन वो माँ को नजरअंदाज करके पिता के पास जाकर बैठ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ से कोई अनबन चल रही है। तभी माँ के फोन पर अदिति का कॉल आता है और माँ हंसकर फोन रोजलिन की तरफ बढ़ाती है, पर रोजलिन चिढ़कर मुंह फेर लेती है। अगले दिन अदिति रोजलिन को एक साइकियाट्रिस्ट अंकल से मिलवाने ले जाती है। रास्ते में रोजलिन बोलती है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत सुविधा देते हैं। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे फोन तक नहीं दिया और इस उम्र में एक छोटा भाई दे दिया। मुझे एलन की मौत के लिए खुद पर गुस्सा आता है, इसलिए मैं अपने छोटे भाई के लिए वो प्यार महसूस नहीं कर पाती। अदिति परेशान होकर बोलती है, एलन को मरे हुए 3 साल हो गए, अभी भी तुम वहीं अटकी हुई हो। कितनी बार कहूँ कि उसकी मौत में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बातें करते हुए वो डॉक्टर राजीव के घर पहुंच जाते हैं। अदिति बोलती है, मैंने अंकल को सब बता दिया है, तुम बेझिझक बात कर सकती हो। इसी बीच शोभा चर्च में फादर से मिलने जाती है। अचानक उसकी टक्कर एक औरत से होती है जो रो रही थी। जब शोभा फादर से उस औरत के बारे में पूछती है तो फादर बताते हैं कि उसका नाम मैरी है। वो पहले यहाँ नन बनना चाहती थी, पर उसे किसी से प्यार हो गया। उसने शादी की और उसका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन उसका पति उसे छोड़कर चला गया। अब वो काम की तलाश में आई है। शोभा फादर से कहती है कि वो अपनी बेटी रोजलिन की मदद के लिए यहाँ आई है। इधर रोजलिन डॉक्टर राजीव को अपने डरावने सपनों के बारे में बताती है। डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुमने असल जिंदगी में उस आदमी को देखा है? रोजलिन कहती है, हाँ, मुझे पक्का याद नहीं, पर शायद एक बार फैमिली टूर पर, एक बार हॉस्पिटल में और एक बार घर के पास उसे देखा है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि अपने मम्मी पापा से बात करनी चाहिए और छोटे भाई एलन के साथ वक्त बिताना चाहिए। वो उसे डर पर काबू पाने के लिए सांस लेने की एक एक्सरसाइज भी सिखाते हैं। चर्च में फादर भी शोभा को समझाते हैं कि उसे अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। शोभा फादर से गुजारिश करती है कि वो एक बार घर आकर रोजलिन से बात करे। उस दिन रोजलिन पहली बार मुस्कुराते हुए साइकिल चलाकर घर लौटती है। वो अपने छोटे भाई को प्यार करती है और माँ ने भी उसकी पसंद का खाना बनाया था। सबको खुश देखकर पिता एलन बोलते हैं कि रोजलिन के 18वें जन्मदिन पर वो उसे एक मोबाइल और स्कूटी गिफ्ट करेंगे। रोजलिन खुशी से झूम उठती है और सबको गले लगा लेती है। रात को जब रोजलिन सोने जा रही थी तब उसके पिता बताते हैं कि कविता आंटी का एक रिश्तेदार है जिसका नाम जेरी है। जेरी कुछ दिनों के लिए उनके घर पर पेइंग गेस्ट बनकर रहेगा। उसे एलन वाला कमरा दिया जाएगा जिसे अंदर से बंद करके एक अलग कमरा बना दिया गया है। रोजलिन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि उसके भाई का कमरा अब बंद रहेगा। उस रात सपने में उसे एलन की वायलिन की सुरीली आवाज सुनाई देती है और वो माँ की गोद में सिर रखकर शांति से सो जाती है। रोजलिन वैसे ही सपने देख रही थी कि तभी उसकी माँ उसे जगाकर बताती है कि जेरी आ गया है, जल्दी नीचे आओ। रोजलिन जैसे ही उठती है वो देखती है कि उसकी बिल्ली खिड़की के बाहर देखकर अजीब आवाजें निकाल रही थी। रोजलिन जब नीचे आती है और जेरी को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जेरी की आंखें बिल्कुल वैसे ही हरी थी जैसे उसने अपने सपने वाले खूनी की देखी थी। जेरी उसे देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान देता है, जिसे देख रोजलिन घबराकर बेहोश हो जाती है। जब माँ उसके चेहरे पर पानी डालती है तो वो हड़बड़ा कर उठती है। रोजलिन देखती है कि जेरी दरवाजे के पीछे से उसे अपनी हरी आंखों से घूर रहा था, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। मम्मी पापा उसे आराम करने को बोलकर चले जाते हैं, लेकिन रोजलिन अब समझ गई थी कि उसने हॉस्पिटल और सिनेमा हॉल में जिसे देखा था वो जेरी ही था। आखिर ये नकाबपोश कौन है और उसकी रोजलिन से क्या दुश्मनी है, सब पता चलेगा। इन सवालों का जवाब ढूंढने वो एलन के कमरे में आती है। माँ जेरी का परिचय कराते हुए बताती है कि वो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करने आया है। माँ उसे अपने साथ ही खाना खाने को बोलती है और पिता उसे शहर घुमाने की बात करते हैं। जब रोजलिन डरते डरते जेरी के पास से गुजरने लगती है तब जेरी अजीब तरीके से पूछती
पूछता है, मुझसे डर क्यों रही हो? बाद में जब पिता जेरी को गाड़ी से घुमाने ले जाते हैं तो रोजलिन खिड़की से उन पर नजर रखती है। माँ उसे ऐसा करते देख लेती है और गुस्से में पूछती है, अब क्या प्रॉब्लम है? रोजलिन चिल्लाकर बोलती है कि उसने जेरी को ही अपने सपनों में देखा था, लेकिन माँ उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो बोलती है, तुमने तो उस खूनी का चेहरा ठीक से देखा भी नहीं था, फिर कैसे कह सकती हो कि वो जेरी ही है? तुम बस ऐसी डरावनी किताबें पढ़ती हो, इसीलिए पागल होती जा रही हो। गाड़ी में पिता जेरी की आंखों की तारीफ करते हैं तो जेरी बताता है कि उसके दादाजी की आंखें भी ऐसी ही थी। इधर माँ के ना समझने पर रोजलिन थक कर बैठ जाती है। पिता जेरी को उसके सेंटर पर छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी के बर्ताव का बुरा मत मानना, वो थोड़ी ऐसी ही है। रात को रोजलिन अपने किताब पढ़ने की कोशिश करती है पर उसका ध्यान बार बार जेरी के कमरे की तरफ जाता है। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो डर कर दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे दिखता है कि जेरी की परछाई अचानक वहां से हट गई। घड़ी में सुबह के 7 बजते ही अलार्म बजता है, लेकिन रोजलिन उसे अनसुना करके फिर से सो जाती है। अगली सुबह नाश्ते के वक्त पिता जेरी से पूछते हैं, कल रात तुम घर कब लौटे थे? जेरी कहता है, शायद 8:30 बजे। रोजलिन को यह सुनकर झटका लगता है। वो गुस्से में बोलती है, मैंने 7 बजे ही आपके कमरे की लाइट जलती हुई देखी थी। जब मम्मी पापा जेरी की तरफ शक भरी नजरों से देखते हैं तो जेरी बात घुमाते हुए बोलता है, हो सकता है मैंने घड़ी ना देखी हो, यहाँ आसपास इतना अंधेरा रहता है कि समय का पता ही नहीं चलता। मम्मी पापा उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन जेरी रोजलिन की तरफ गुस्से से देखता है, जिससे रोजलिन डर कर नजरें झुका लेती है। रोजलिन अपनी दोस्त अदिति को फोन पर सब कुछ बताती है, पर अदिति कहती है कि उसने कल जेरी को अंकल के साथ कार में देखा था और वो कहीं से भी डरावना तो नहीं लग रहा था। रात को रोजलिन को फिर से वही भयानक आंखें सपने में दिखती हैं। वो घबरा कर उठती है और पानी पीने जाती है, पर बोतल खाली मिलती है। तभी उसकी बिल्ली किटी कमरे से बाहर भाग जाती है। रोजलिन देखती है कि रात के 3 बजे जेरी अपने कमरे के दरवाजे के पास टहल रहा था। उसे शक होता है और वो अपने कमरे के दरवाजे पर दुबक कर इंतजार करती है। तभी जेरी के कमरे का लॉक हिलता है। रोजलिन की सांसें थम जाती हैं। अचानक किटी के कूदने से किताबों के गिरने की जोरदार आवाज होती है और तुरंत जेरी के कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अगली सुबह नाश्ते पर पिता जेरी से कहते हैं कि तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है जैसे रात भर जागे थे। जेरी हंसकर बोलता है, किताब पढ़ते पढ़ते वक्त का पता ही नहीं चला। माँ पूछती है, कौन सी किताब पढ़ रहे थे? जेरी बोलता है, संजय घोष की लिखी ट्विस्टेड शैडो। तभी बाहर शोर मचता है क्योंकि फार्म की नई गाय रस्सी छुड़ाकर भाग रही होती है। जब घर में सब लोग बाहर गाय को पकड़ने में मदद करने जाते हैं तब जेरी चुपके से घर के अंदर इधर उधर झांकने लगता है। वो रोजलिन के माता पिता के कमरे में जाकर अलमारी को अजीब नजरों से देखता है। रोजलिन को अचानक याद आता है कि जेरी बाहर नहीं है। वो दौड़कर अंदर आती है और देखती है कि जेरी हाथ में प्लेट लिए उनके मम्मी पापा के कमरे की ओर देख रहा है। पिता के आने पर जेरी बहाना बनाता है कि वो रास्ता भूल गया था। रात को रोजलिन को नींद नहीं आती। वो किटी को गोद में लेकर सो जाती है। अगली सुबह वो अदिति की कार चलाना सीख रही होती है। तभी सामने अचानक ट्रक आ जाता है। रोजलिन घबरा कर किसी तरह गाड़ी मोड़ लेती है और ब्रेक मारती है। अदिति डर जाती है और बोलती है अब गाड़ी वो खुद चलाएगी। अदिति मान नहीं रही थी तो रोजलिन उसे मनाती है और बोलती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, बस उसे गाड़ी चलाने दे। रोजलिन की बात मानकर अदिति अब रोजलिन से साइकिल सीखना चाहती है, लेकिन डर के मारे वो साइकिल पर बैठ ही नहीं पाती। रोजलिन साइकिल चलाकर अदिति के मजे लेने लगती है। तभी अचानक अदिति रोजलिन के पीछे कुछ देकर घबरा जाती है और इशारा करते हुए जेरी का नाम लेती है। रोजलिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वो साइकिल से गिर जाती है और उसका हाथ छिल जाता है। असल में अदिति सिर्फ रोजलिन को सबक सिखाने के लिए मजाक कर रही थी। रोजलिन की कोहनी पर पट्टी बांधते हुए अदिति बोलती है, जेरी तो दिखने में बहुत हैंडसम है, फिर तू उससे इतना डरती क्यों है और वो रात को अपने कमरे से बाहर क्यों आएगा? क्या तू सच में समझ पा रही है कि क्या हकीकत है और क्या तेरा वहम? ये सुनकर रोजलिन फिर से सोच में पड़ जाती है। रात को रोजलिन इन सब बातों की वजह से सो नहीं पाती। देखते देखते रात के 3:30 बज जाते हैं। अचानक जेरी के कमरे की लाइट जलती है। रोजलिन अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और देखती है कि जेरी धीरे से कुंडी खोलकर बाहर निकल रहा है। दरवाजा खुलते ही रोजलिन डर के मारे पीछे हट जाती है। जेरी के हाथ में एक औजार और दूसरे में टॉर्च थी। आसपास सन्नाटा देकर जेरी धीरे से रोजलिन के कमरे में झांकता है, जहां रोजलिन आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी। वो डर के मारे अपना मुंह दबाए हुई थी। जब रोजलिन को यकीन हो जाता है कि जेरी चला गया तो वो चुपके से कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उसका पीछा करती है। उसकी बिल्ली किटी भी उसके पीछे पीछे निकल आती है। रोजलिन ऊपर से झांकती है तो जेरी को नीचे खड़ा देखकर डर जाती है। वो दोबारा देखती है तो वो वहां नहीं था। रोजलिन धीरे से नीचे उतरती और देखती है कि जेरी उसके मम्मी पापा के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी किटी मियाओ करती है, जिसे रोजलिन गोद में उठाकर वापस सीढ़ियों के पास छिप जाती है। जेरी ऊपर आता है और नीचे झांकता है, पर रोजलिन सीढ़ियों के नीचे छिप गई थी। जब रोजलिन को लगता है कि जेरी
वापस चला गया तो वो ऊपर आकर जेरी के कमरे का हैंडल घुमाकर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद था। हार कर वो अपने कमरे में लौट आती है और जैसे ही लाइट जलाती है वो देखती है कि जेरी उसके ठीक पीछे खड़ा है। डर के मारे रोजलिन की आंखें खुल जाती है और वो बिस्तर से उछल पड़ती है। इसका मतलब अब तक वो जो देख रही थी वो भी एक सपना था। खुद को संभाल कर वो पानी पीती है और दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी बिल्ली कीटी अपनी जगह पर नहीं है। वो पूरे घर में कीटी को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते जब वो ऊपर जेरी के कमरे के पास पहुंचती है तो उसे अंदर से कीटी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोजलिन धीरे से उसे पुकारती है तो कीटी दर्द से चिल्लाती है। रोजलिन को डर सताने लगता है क्या जेरी उसकी बिल्ली को मार डालेगा। आखिर ये जेरी क्या रहस्य छिपा रहा है। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर जेरी कीटी को गोद में लेकर आता है। उसे देखकर रोजलिन काफी परेशान हो जाती है। जेरी कहता है कि कीटी पूरी रात उसके पास ही थी। पिता जॉन हंसकर बताते हैं कि रोजलिन तो पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी। माँ शोभा हैरानी से पूछती है कि वो तुम्हारे कमरे में गई कैसे। जेरी बहाना बनाता है कि शायद वो रात को दरवाजा खुला छोड़ गया था, इसीलिए वो अंदर आ गई होगी। जॉन कहते हैं कि वो एलन का कमरा है और जब एलन जिंदा था तब कीटी सारा दिन उसी के कमरे में रहती थी, शायद इसीलिए वो वहाँ चली गई होगी। रोजलिन चिढ़कर बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, कल रात कीटी मेरे कमरे में ही थी और दरवाजा अंदर से बंद था, फिर वो वहाँ कैसे पहुंची। सब लोग शकी नजरों से जेरी को देखते हैं पर वो ऐसे नाटक करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तभी कीटी खिड़की से बाहर कूद जाती है तो जेरी कहता है कि शायद कल रात भी वो ऐसे ही बाहर निकल गई होगी। रोजलिन उसकी बात सुनकर बहुत चिढ़ जाती है। रात को बिजली चली जाती है तो जॉन और रोजलिन बैटरी वाली लाइट जलाकर रोटियां बना रहे होते हैं। जॉन जब जेरी को फोन करते हैं तो शोभा के इशारे पर वो उससे स्मोकिंग के बारे में पूछते हैं। जेरी समझदारी से जवाब देता है मुझे नहीं पता था कि वो एलन का कमरा है, अब मैं बाहर जाकर स्मोकिंग करूंगा। मम्मी पापा खुश हो जाते हैं पर रोजलिन को उसकी बातें बनावटी लगती है। सोने से पहले बिजली आ जाती है और रोजलिन आज पूरे कमरे में अच्छे से जांच करती है। अगली सुबह वो अकेले नाश्ता कर रही होती है तभी अचानक जेरी आकर उसके सामने बैठ जाता है और बहुत ही गुस्से वाली नजरों से रोजलिन को घूरने लगता है। रोजलिन तो बुरी तरह घबरा जाती है। तभी जॉन और शोभा आ जाते हैं और रोजलिन चैन की सांस लेती है। जॉन बोलते हैं कि आज रविवार है इसलिए हम दोपहर के खाने के बाद चर्च जाएंगे। रोजलिन जाने से मना कर देती है, लेकिन जेरी बोलता है कि आज मेरी भी छुट्टी है, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। रोजलिन चिढ़कर जेरी की तरफ देखती है। थोड़ी देर बाद सब चले जाते हैं और रोजलिन छोटे भाई एलन के साथ घर पर ही रुक जाती है। चर्च में जॉन फादर से जेरी की पहचान करवाते हैं। दूसरी तरफ रोजलिन कैलेंडर पर निशान लगाकर जेरी के जाने के दिन गिनने लगती है। रात को सोते समय रोजलिन को बहुत बेचैनी होती है, लेकिन धीरे धीरे जेरी उसके परिवार में एक सदस्य की तरह घुल मिल जाता है। ये बात रोजलिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन अचानक फार्म का पालतू खरगोश मर जाता है। जॉन बोलते हैं कि शायद आसपास कोई सांप होगा, क्योंकि कल रात वेलू और जॉनसन पिंजरा बंद करना भूल गए थे। एक दिन जब जेरी, जॉन और शोभा चर्च से निकल रहे थे तब जेरी का एक पुराना दोस्त उसे जुमोन नाम से पुकारता है। ये सुनकर जेरी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो बात को संभाल लेता है और हंसते हुए उनके साथ चला जाता है। काफी सोच विचार के बाद रोजलिन रात को अपना बिस्तर खिड़की के बिल्कुल पास लगा लेती है, ताकि अगर खिड़की के पास कोई आए तो वो उसे देख सके। अगली सुबह जेरी दरवाजा खटखटाता है तो जॉन दरवाजा खोलता है। जेरी उनके हाथ में खाने का पैकेट देते हुए बोलता है कि मैं एक पार्टी में गया था, इसलिए सबके लिए खाना लेकर आया हूँ। जॉन वो पैकेट शोभा को दे देते हैं और शोभा रोजलिन को आवाज लगाती है। घर में उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। रोजलिन नीचे आते हुए सुनती है कि जेरी सबको अपनी पार्टी की कहानियां सुना रहा था। खाना देखकर शोभा कहती है कि ये तो रोजलिन की पसंद का खाना है। रोजलिन खाना देखकर चिढ़ जाती और फिर भी खाने बैठ जाती है। तभी जॉन ड्रिंक्स लेकर आता है तो रोजलिन गुस्से में कहती है पापा आप तो पहले कभी इतना ड्रिंक नहीं करते थे। जॉन के कहने पर शोभा भी पीने के लिए मान जाती है। ये सब देखकर रोजलिन दंग रह जाती है कि सब जेरी को इतना लाड प्यार क्यों दे रहे हैं। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद माँ रोजलिन के कमरे में आती है और कहती है खाने पर गुस्सा नहीं करते, खाना खाकर प्लेट रख देना, मैं सुबह ले जाऊंगी। जब रोजलिन कोई जवाब नहीं देती तो शोभा उसके पास बैठकर बोलती है जेरी कुछ ही दिन में चला जाएगा, तब तक तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव मत करो। इसके बाद माँ अपना फोन रोजलिन को देते हुए बोलती है आज रात के लिए तुम इसे अपने पास रख सकती हो, कल मुझे वापस दे देना। रोजलिन बिना मुंह घुमाए फोन ले लेती है और माँ वहाँ से चली जाती है। इधर जेरी, जॉन और शोभा बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रोजलिन अचानक आती है और खाली प्लेट को जोर से टेबल पर पटक कर वहाँ से चली जाती है। जॉन इशारे से जेरी को बोलता है बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है। रात के लगभग 1:45 बज रहे थे। रोजलिन जाग
रही थी और फोन देख रही थी। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि जेरी एलन वाले कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। रोजलिन ये देखने की कोशिश करती है कि वो क्या कर रहा है। जेरी दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो रोजलिन झट से बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करती है। जेरी धीरे से उसके पास आता है और उसके चेहरे पर रखी किताब को जोर से पटक देता है ताकि वो चेक कर सके कि रोजलिन वाकई में सो गई है या नहीं। रोजलिन डर के मारे चादर कसकर पकड़ लेती है और खुद को संभालती है। जैसे ही जेरी वहां से चला जाता है, रोजलिन खिड़की से देखती है कि वो इतनी रात को नर्सरी की तरफ क्यों जा रहा है। रोजलिन भी अपना फोन उठाकर उसके पीछे पीछे चल देती है। पीछा करते हुए वो बगीचा पार कर फार्म तक पहुंचती है जहां ताला लगा है। दीवार फांदते समय उसकी बाई कोहनी छिल जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो जेरी की सच्चाई सबको दिखाने के लिए फोन से वीडियो बनाने लगती है। वो वर्कर जैक्सन को जगाने की कोशिश करती है पर वो तो गहरी नींद में था। तभी रोजलिन देखती है कि फार्म के ऑफिस के अंदर लाइट जल रही है। वो कैमरा ऑन करके आगे बढ़ती है और देखे जेरी ऑफिस के लॉकर से पैसे निकाल रहा है। जेरी को कुछ शक होता है और वो खिड़की की तरफ देखता है, जिससे रोजलिन तुरंत छिप जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा देखती है तो जेरी वहां नहीं था। रोजलिन हिम्मत जुटाकर ऑफिस के पास जाती है तो उसे वहां टॉर्च गिरी हुई मिलती है, पर जेरी गायब था। अचानक रोजलिन को महसूस होता है कि जेरी उसके पीछे खड़ा है। वो डरते हुए पीछे मुड़ती है इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती। जेरी उसका मुंह दबाकर कुछ स्प्रे कर देता है और रोजलिन वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह रोजलिन झटके से सोकर उठती है। वो देखती है कि उसके चेहरे पर किताब बिल्कुल वैसी रखी है जैसे वो सपने में देखी थी। रोजलिन को अब पक्का यकीन हो जाता है कि कल रात जो हुआ वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। वो दौड़कर नीचे जाती और अपनी माँ से पूछती है जेरी कहाँ है। माँ कहती है वो काम पर गया है और तुमने रात भर। रोजलिन घबराकर अपने मम्मी पापा को रात की पूरी घटना सुनाती है, लेकिन जॉन उसकी बात सुनकर बोलते हैं तुम्हारी ये अजीब सपने देखने की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोजलिन हैरान होकर बोलती है ये कोई सपना नहीं था, मैं सच बोल रही हूँ। मजबूर होकर जॉन उस अपने कमरे में ले जाते हैं और अलमारी दिखाकर बोलते हैं देखो ऑफिस की चाबियां तो यही हैं। शोभा पूछती है तुम कह रही थी कि तुमने वीडियो बनाया है, वो वीडियो है कहाँ। रोजलिन दौड़कर अपना फोन लाती है लेकिन उसमें कोई वीडियो नहीं होता। वो बेचैन होकर बोलती है मुझे पता है तुम लोग मुझ पर यकीन नहीं कर रहे, और अपना हाथ दिखाकर बोलती है कल रात जेरी का पीछा करते वक्त उसकी कोहनी छिल गई थी। माँ कहती है तुम उस दिन अदिति को साइकिल सिखाते हुए गिर गई थी, तभी तुम्हारी बाईं कोहनी में चोट लगी थी। रोजलिन समझ जाती है कि अपनी सच्चाई साबित करने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो बेबस होकर रोने लगती है और गुस्से में कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगती है। तभी शोभा जोर से चिल्लाती है। रोजलिन बाहर दौड़कर आती है और देखती है कि उसकी प्यारी बिल्ली किटी घर के बाहर मरी पड़ी है। ये सदमा रोजलिन बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। भारी मन से सब मिलकर किटी को दफना देते हैं। रोजलिन बिल्ली के कब्र पर फूल रखती है। किटी के जाने के बाद वो और भी अकेली हो गई थी। खाने के टेबल पर जेरी पूछता है उस बिल्ली की उम्र क्या थी। जॉन कहते हैं 12 साल। जेरी हैरानी जताते हुए बोलता है मेरी बिल्ली तो 3 साल में ही मर गई थी। जॉन बताते हैं कि किटी बिल्कुल स्वस्थ थी, पता नहीं अचानक क्या हो गया। रोजलिन को उदास देखकर शोभा बोलती है अभी इस बारे में बात ना करना ही बेहतर है, शायद किसी सांप ने उसे काट लिया होगा जैसे खरगोश को काटा था। जॉन तय करते हैं कि वो फार्म की झाड़ियां साफ करवा देंगे। कमरे में आकर रोजलिन किटी के खाली बिस्तर को देखती है और उसे कुछ याद आता है। दरअसल पिछली रात जेरी जो खाना लाया था वो रोजलिन ने खुद न खाकर किटी को दिया था। इसका मतलब किटी वही खाना खाकर मरी थी। रोजलिन दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है और बताती है मैंने वो खाना किटी को खिलाया था। अब माँ शोभा भी थोड़ा चिंता में पड़ जाती है। शोभा तुरंत अपनी अलमारी और ऑफिस चेक करती है, लेकिन गहने और पैसे सब सही सलामत थे। फिर भी उन्हें थोड़ा शक होता है। जब वो जॉन को ये बताती है तो जॉन बोलते हैं जब से जेरी आया है रोजलिन तो उसके पीछे ही पड़ गई है। शोभा उन्हें रोजलिन की इंटरनेट हिस्ट्री दिखाती है जहां वो सर्च कर रही थी कि एक नकली मेहमान को घर से कैसे निकाले। ये देखकर जॉन बोलते हैं मैंने पहले ही कहा था कि इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये नॉर्मल नहीं लग रही। अपने मम्मी पापा की यह बात सुनकर रोजलिन रोने लगती है। तभी जेरी आता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही जेरी दरवाजा खोलता है रोजलिन उसका गला पकड़ लेती है और चिल्लाती है तुमने मेरी किटी को क्यों मारा, तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया था। जब से तुम आए हो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तुम मेरे मम्मी पापा को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। जेरी मजबूरन उसका मुंह दबा देता है और आवाज सुनकर जॉन और शोभा वहां पहुंच जाते हैं। जेरी उसे छोड़ देता है और रोजलिन वहां से भाग जाती है। शोभा गुस्से में जॉन से बोलती है अब तो पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, जेरी ने मेरी बेटी का मुंह दबाने की हिम्मत कैसे की। जॉन बोलते हैं तुम्हारी बेटी ने जो किया वो भी ठीक नहीं था, तुम चाहो तो मैं कल सुबह उसे घर से जाने को कह दूं, लेकिन याद रखना कि कविता तुम्हारी ही सहेली थी। शोभा बोलती है कि अगर उसने दोबारा मेरी बेटी के पास आने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
करूंगी। उस रात रोजलिन किसी तरह सो जाती है। शोभा अपनी बेटी को देखने उसके कमरे में आती है। काफी देर तक खिड़की से जेरी के कमरे की तरफ देखती रहती है और फिर ना जाने क्या सोचकर रोजलिन के पास ही सो जाती है। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर जेरी बोलता है कि मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। कल जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं अकेला रहता हूँ और कोई लड़की अचानक मेरे कमरे में घुस आए तो लोग मेरे बारे में ही बुरा सोचेंगे। मैं घबरा गया था और मुझे पता है कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। जॉन उसे रोकते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। शोभा भी अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगती है। जॉन बोलते हैं तुम्हारे बस 4 दिन और बचे हैं, 4 दिन बाद हंसते हंसते जाना। मम्मी पापा का ये बर्ताव देखकर रोजलिन को काफी गुस्सा आता है। जेरी रोजलिन से माफी मांगता है पर रोजलिन चुप रहती है। शाम को रोजलिन घर पर अकेली टीवी देख रही थी। जॉन काम पर निकल जाते हैं और शोभा फार्म चली जाती है। मौका पाकर रोजलिन अपने मम्मी पापा के कमरे में जाती है और गमले के नीचे से चाबी निकालकर अलमारी खोलती है। वो वहां से चाबियों का गुच्छा लेती है और जेरी के कमरे में घुस जाती है। कमरे की तलाशी लेते वक्त उसे वहीं स्प्रे की बोतल मिलती है जिससे जेरी ने उसे बेहोश किया था। इधर जेरी को रास्ते में कुछ याद आता है और वो अपनी बाइक मोड़कर वापस घर की तरफ जाने लगता है। रोजलिन दराजों की तलाशी लेती है तो उसे वो टॉर्च मिल जाती है। फिर वो जेरी का बैग पलट देती है जहां उसे कुछ कागज और दवाइयां मिलती हैं। तभी शोभा कमरे में आती और रोजलिन को जासूसी करते देखकर डांटती है कि आखिर ये सब क्या कर रही हो तुम। रोजलिन तुरंत उसे जेरी का लाइब्रेरी कार्ड दिखाती है जिस पर उसका नाम जूमॉन शेखर लिखा था। ये देखकर शोभा दंग रह जाती है। उसे याद आता है कि चर्च के बाहर भी किसी ने उसे इसी नाम से पुकारा था। शोभा तुरंत जॉन को फोन लगाती है पर उसका फोन बंद आता है। रोजलिन कहती है मैंने पहले ही कहा था ये आदमी खतरनाक है पर आपने यकीन ही नहीं किया। शोभा अपनी सहेली कविता को फोन करती और पूछती है क्या तुम किसी जूमॉन को जानती हो। कविता बताती है हाँ ये तो हमारे जेरी का ही असली नाम है। जेरी नाम तो चर्च ने दिया था पर हुआ क्या। शोभा बात टालकर फोन काट देती है। वो फिर से फोन करती और पूछती है आपने कहा था कि आपका रिश्तेदार है पर बर्थडे पार्टी में तो वो कहीं दिखा ही नहीं। कविता बोलती है वो वहीं था, शायद दोस्तों के साथ अंदर होगा इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया। तभी सीन बदलता है और जेरी एक पुराने टूटे हुए घर के पास पहुंचता है। वो दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से वो औरत निकलती है जिसका नाम मैरी है, जिसे शोभा ने चर्च में रोते हुए देखा था। जेरी उसे पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इधर शोभा जब पार्टी की पुरानी तस्वीरें ध्यान से देखती है तो उसे एक फोटो में जेरी नजर आता है। ये देखकर वो रोजलिन से बोलती है कि मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रही, लेकिन बिना सबूत के किसी पर शक करने से रिश्ता खराब होता है। किसी को अपमानित करने की भी एक सीमा होती है। वो यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए है, उसके जाने के बाद तुम जो चाहो करना। रोजलिन कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ कविता जेरी को फोन करके पूछती है वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। आज शोभा फोन करके तुम्हारा असली नाम जूमॉन पूछ रही थी। जेरी कुछ समझकर तुरंत फोन काट देता है। शोभा के मन में ना जाने क्यों आता है कि वो जेरी के बायोटेक्नोलॉजी सेंटर पहुंच जाती है। वहाँ किसी से जेरी के बारे में पूछने पर पता चलता है कि उस नाम का कोई वहाँ काम नहीं करता। जब वो जूमॉन नाम पूछती है तो औरत बोलती है कि इस नाम से किसी आदमी को नहीं जानती, आप रिसेप्शन पर जाकर चेक करिए। शोभा का शक गहरा हो जाता है। वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ने ही वाली होती है कि तभी जेरी पीछे से आता है। वो थोड़ा हाँफ रहा था। शोभा पूछती है कि क्या तुम कहीं बाहर गए थे। जेरी बोलता है नहीं बस स्मोकिंग करने गया था। शोभा उसे लंच बॉक्स देते हुए बोलती है मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अंदर देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे काम करते हो। जेरी घबरा जाता है पर मान जाता है। चलते चलते शोभा बोलती है कि आज मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड देखा जिस पर जूमॉन लिखा था। जेरी कहता है हाँ घर पर सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। वो उन्हें एक खाली कमरे में लेकर अपना टेबल दिखाता है। शोभा जब साथ काम करने वालों के बारे में पूछती है तो जेरी केबिन के बाहर कॉफी पी रहे कुछ लोगों की तरफ इशारा कर देता है। एक लड़की जेरी को देखकर मुस्कुराती है जिससे शोभा का शक थोड़ा कम होता है पर पूरी तरह खत्म नहीं। रात को रोजलिन किताब पढ़ रही होती है पर जेरी के कमरे से आ रहे म्यूजिक के शोर से वो परेशान हो जाती है। वो जैसे ही ब्रश करने जाती है म्यूजिक बंद हो जाता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके कमरे में घुस रहा है। बाथरूम से बाहर निकलते ही वो देखती है कि उसके मम्मी पापा हैप्पी बर्थडे का पोस्टर थामे खड़े हैं। रोजलिन अपने 18वें जन्मदिन पर बहुत खुश होती है। वो तीनों मिलकर केक काटते हैं और काफी समय बाद एक साथ हंसते मुस्कुराते हैं। अगली सुबह जॉन शोभा को नया फोन गिफ्ट करते हैं और रोजलिन को एक स्कूटी दिलाते हैं पर शर्त यह है कि उसे पहले अच्छे से ड्राइविंग सीखनी होगी। जॉन ये भी बोलते हैं कि वो उनका घर अब रोजलिन के नाम करने जा रहे हैं। रोजलिन तो खुशी से झूम उठती है। तभी जेरी वहां आता है और सबको खुश देकर वजह पूछता है। जॉन उसे जन्मदिन के बारे में बताता है। जेरी रोजलिन को बर्थडे विश करता है। जॉन जब जेरी के हाथ में फाइल देखता है तो जेरी बताता है ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, मेरी रिसर्च पूरी हो गई है और मैं 1-2 दिन में यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर रोजलिन अपनी माँ से बोलती है कि इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट तो कुछ नहीं हो सकता। शोभा भी
मुस्कुरा देती है। फिर माँ रोजलिन को बैंक ले जाकर उसका अकाउंट खुलवाती है और उसे कैश और कार्ड देती है ताकि उसके पास भी अदिति की तरह सब कुछ हो। इधर जेरी सबकी नजरों से बचकर फार्म की तरफ जाता है। वर्कर वेलू को उस पर शक होता है और वो उसका पीछा करने लगता है। जेरी गायों के बाड़े को पार करके पीछे के जंगल की तरफ चला जाता है। जेरी सिगरेट जलाता है और एक सिगरेट वेलू को देते हुए बोलता है, काम तो हो गया है पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वेलू पूछता है और कितने दिन लगेंगे? जेरी कहता है 2 दिन। मैं रुकने का समय बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जाने के बाद भी तुम्हें यहीं रहना होगा ताकि किसी को शक ना हो। तभी शोभा और रोजलिन लौटते समय वेलू और जेरी को साथ देख लेते हैं। वेलू पूछता है क्या खून बहाना जरूरी है? जेरी बोलता है किस्मत में यही लिखा है तो वही होगा। वैसे भी एक बिल्ली तो मर ही चुकी है। शोभा उनकी बातें सुनने के लिए छिप जाती है। आहट मिलते ही जेरी वेलू को सावधान कर देता है और शोभा से बोलता है, वेलू बस मेरे साथ स्मोकिंग करने आया था। असल में वेलू और जेरी शुरू से मिले हुए हैं। जेरी ने ही वेलू को पहले इस घर में भेजा था ताकि वो सब पर नजर रख सके। जेरी के कहने पर ही वेलू ने खरगोश को मारा था और गाय की रस्सी खोलकर सबको व्यस्त किया ताकि जेरी को अलमारी छानने का मौका मिल सके। सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ चोरी करने आए हैं या उनका प्लान इससे भी ज्यादा खतरनाक है। रात को रोजलिन अदिति के घर से लौटते समय अपनी माँ को फोन करती है कि अदिति ने सबके लिए केक दिया है। तभी उसे महसूस होता है कि वही नकाबपोश आदमी उसके पीछे आ रहा है। रोजलिन डर कर भागने लगती है। वो गिर जाती है और केक वहीं छोड़कर जंगल के रास्ते घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को पुकारती है पर माँ बड़ी बड़ी आंखों से उसे अजीब तरीके से घूरती है। तभी रोजलिन की नींद खुल जाती है और ये फिर से एक सपना था। सुबह रोजलिन बहुत खुश है क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से आज जेरी के जाने का दिन है। ब्रेकफास्ट के समय रोजलिन हिम्मत करके पूछती है, आपकी रिसर्च खत्म हो गई? आज आप चले जाएंगे ना? जेरी कहता है, हाँ रिसर्च तो हो गई है पर कुछ कागज जमा करने हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं 4-5 दिन और रुक कर सारा काम खत्म करके ही जाऊंगा। रोजलिन के मम्मी पापा खुशी खुशी मान जाते हैं, जिसे सुनकर रोजलिन के होश उड़ जाते हैं। गुस्से में वो कैलेंडर पर लगे सारे निशान मिटा देती है। उसे लगता है जैसे जेरी उसकी जिंदगी से कभी जाएगा ही नहीं। तभी घर में वायलिन बजने की आवाज आती है। जॉन कहता है कि हमारा एलन भी वायलिन पर यही धुन बजाता था। रोजलिन नीचे जाकर देखती है कि वो वायलिन जेरी बजा रहा है। वो और भी चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जेरी जॉन की काम में मदद करता है। जॉन कहते हैं कि दूध बेचकर लौटते हुए शाम हो जाएगी, तुम आज रिसर्च के काम पर नहीं जाओगे? जेरी कहता है कि वो घर से ही काम कर लेगा। शाम को शोभा रोजलिन से कहती है कि 5 बज गए हैं, नर्सरी बंद करके घर जाओ, मैं बाजार और चर्च होकर आती हूँ। शॉपिंग खत्म करके घर लौटते समय जॉन को रास्ते में शोभा मिलती है और वो उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। गाड़ी में चर्च के फादर भी थे। फादर बोलते हैं, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी से बात करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे घर जा रहा था और रास्ते में जॉन मिल गए। शोभा घर फोन करके रोजलिन को बताती है कि फादर तुमसे बात करने आ रहे हैं, हमें पहुंचने में बस 4-5 मिनट लगेंगे। फोन रखते ही रोजलिन एक प्लान बनाती है। वो जेरी के कमरे का दरवाजा खटखटाती और उसे झूठ बोलती है, जल्दी घर चलो, घर में सांप घुस गया है और छोटा भाई एलन अकेला है, मम्मी पापा को आने में अभी वक्त लगेगा। जेरी को शक होता है कि ये उसकी कोई नई चाल है, पर वो उसके पीछे घर चला जाता है। घर के अंदर जेरी हाथ में लाठी लेकर सांप को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर रोजलिन पर पड़ती है जो बार बार बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जेरी समझ जाता है और रोजलिन का हाथ पकड़कर उसे धमकाता है कि तुम सांप का नाटक कर रही थी ना। तभी मम्मी पापा को आता देख रोजलिन जेरी को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है पर जेरी उसका हाथ मरोड़ देता है। उसी समय जॉन, शोभा और फादर अंदर आते हैं। रोजलिन दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लेती है। जेरी घबराकर बोलता है कि इसने सांप का नाटक करके मुझे यहाँ बुलाया। रोजलिन रोते हुए बोलती है, सांप आया था पर वो चला गया, इसे लगा मैं नाटक कर रही हूँ इसलिए इसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। फादर ये सब देखकर बहुत नाराज होते हैं। वो जॉन और शोभा को समझाते हैं कि तुम्हारी बेटी बार बार कह रही है कि ये लड़का ठीक नहीं है, फिर भी तुम सावधानी नहीं हो रहे, कोई बड़ा हादसा होने से पहले इसे यहाँ से निकालो। फादर के जाने के बाद जॉन जेरी से बोलते हैं कि अब तुम्हें कल ही यहाँ से जाना होगा। जेरी मान जाता है। रोजलिन अपनी दोस्त अदिति को मैसेज करती है कि जेरी अब मेरे जाल में फंस गया। अगली सुबह जेरी सबसे माफी मांगता है और विदा लेकर निकल जाता है। जाते समय वो वेलू की तरफ देखता है, जिससे इशारा मिलता है कि वेलू को अभी यहीं रुकना होगा। जेरी अपनी बाइक से और रोजलिन अपने परिवार के कार से शहर की तरफ निकलते हैं। कुछ दूर जाकर जेरी अपने रास्ते चला जाता है। जॉन पूछते हैं, अब तो तुम खुश हो ना? रोजलिन की खुशी देखकर सब खुश होते हैं। शहर में मम्मी पापा रोजलिन को नई स्कूटी दिलाते हैं। घर लौटते समय शोभा मुस्कुराकर पूछती है, अच्छा बताओ सांप कौन से कमरे में आया था? रोजलिन के मुस्कुराने से पता चलता है कि माँ को पहले से ही पता था कि वो एक नाटक था। अगले दिन से रोजलिन स्कूटी चलाना सीखती है और छोटे भाई एलन का कमरा सजाती है। वो अपने मम्मी पापा से वादा लेती है कि अब वो उस कमरे में किसी और को किराए पर नहीं रखेंगे। रोजलिन डॉक्टर राजीव को बताती है कि अब उसने अपने डर पर काबू पाना सीख लिया है। उस रात रोजलिन अपने पुराने भाई एलन के कमरे में बैठकर
पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी होती, इसलिए वो उठकर अपने कमरे में जाने लगती है और एलन के कमरे की लाइट बंद कर देती है। लेकिन तभी उसे अंधेरे में बिस्तर पर कोई बैठा हुआ दिखता है। वो तुरंत फिर से लाइट जलाती है, पर वहाँ कोई नहीं था। रोजलिन को लगता है वो शायद उसका वहम होगा। कहानी अब 2 महीने आगे बढ़ जाती है। जेरी को एक बार फिर रोजलिन के घर की तरफ जाते देखा जाता है। आज एलन की डेथ एनिवर्सरी है। पूरा परिवार एलन के कब्र पर मोमबत्ती जलाता है और फूल चढ़ाता है। कब्रिस्तान के बाहर निकलते ही दिखता है कि जेरी और वेलू दूर से उन पर नजर रख रहे हैं। जैसे ही परिवार वहां से निकलता है, जेरी भी वहां से चला जाता है। कब्रिस्तान से बाहर आकर पिता जॉन बोलते हैं कि तुम लोग घर जाओ, मुझे एक जरूरी काम निपटा कर आना है। शोभा को कुछ शक होता है, पर वो कुछ कहती नहीं। सबके जाने के बाद जॉन जल्दी से दूसरी तरफ खड़ी एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और कहीं निकल जाते हैं। जेरी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। काफी देर बाद जॉन एक पुराने बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंचते हैं। वो वहां एक टेबल पर बैठते हैं और एक मैप निकालते हैं। वो सिगरेट जलाकर किसी का इंतजार करने लगते हैं। जेरी भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुका था। रात को जब जॉन घर लौटते हैं तो रोजलिन पूछती है, पापा आप कहाँ गए थे? जॉन कहते हैं पुराने दोस्तों से मिलने गया था। ये सुनकर शोभा हैरान रहती है। रात के खाने पर भी जॉन किसी से नजरें नहीं मिला रहा था। खाना खाकर रोजलिन अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। जब रात गहरी होती है और सब सो जाते हैं, तभी घर के बाहर वही काले हुडी और नकाब वाला आदमी खड़ा दिखता है, ठीक वैसे जैसे कि कहानी के शुरुआत के सपने में हमने देखा था। वो आदमी दीवार फांद कर दूसरी मंजिल पर आता है। आहट सुनकर रोजलिन की नींद खुल जाती है। वो बाहर आकर चेक करती है, पर कोई नहीं मिलता। जैसी वो कमरे का दरवाजा बंद करने मुड़ती है, वो देखती है कि वही नकाबपोश आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा है। वो आदमी रोजलिन को चुप करके इशारा करता है। रोजलिन किसी तरह उसे धक्का देकर अपने मम्मी पापा के कमरे की ओर भागती है। रोजलिन की बात सुनकर जॉन तुरंत ऊपर चेक करने जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऊपर से हाथापाई की आवाज आती है और फिर किसी के नीचे गिरने का शोर होता है। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी किसी के कदमों की आहट आती है, जो शोभा के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। सामने जेडी खड़ा था। जेडी जब रोजलिन को ले जाने की कोशिश करता है तो शोभा उसे रोकती है। जेडी शोभा को थप्पड़ मारकर रोजलिन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। शोभा उसे बचाने दौड़ती है, पर तभी वहां वेलू आ जाता है और उन दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। इधर जेरी जब रोजलिन को कंधे पर उठाकर घर से बाहर निकल रहा था, तभी कोई उसके सिर पर लाठी से जोरदार हमला करता है। जेरी बेहोश होकर गिर पड़ता है। रोजलिन देखती है कि सामने एक अनजान आदमी खड़ा है। तभी घर के अंदर से जॉन बाहर आते हैं और रोजलिन दौड़कर अपने पिता को गले लगा लेती है। तभी एक भयानक मोड़ आता है। जॉन अचानक रोजलिन के बाल पकड़कर उसे अनजान आदमी की तरफ धक्का दे देते हैं। रोजलिन सन्न रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके अपने पिता उसके साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। इधर घर के अंदर शोभा वेलू को मारकर बाहर आती है। वो अनजान आदमी चाकू निकाल लेता है और जॉन उसे इशारा करते हैं कि रोजलिन को जान से मार दो। जैसे ही वो आदमी रोजलिन की तरफ बढ़ता है, शोभा उसे पुकारती है और रोजलिन अपनी माँ की तरफ दौड़ती है। अब कहानी में कैसा मोड़ आता है जिसे देख रोजलिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शोभा प्यार करने के बजाय रोजलिन को जोर से थप्पड़ मारती है और उसकी आंखों में रोजलिन के लिए नफरत साफ दिखती है। तभी वो अनजान आदमी रोजलिन को मारने के लिए चाकू लेकर आगे बढ़ता है, पर तभी जेरी उस आदमी के पैर पर गोली चला देता है। रोजलिन पूरी तरह उलझन में है कि आखिर हो क्या रहा है। वो रोते हुए अपनी माँ की तरफ देखती है तो जेरी चिल्लाकर बोलता है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। कहानी कुछ महीने पीछे जाती है। असल में जेरी और वेलू पुलिस ऑफिसर हैं। उनके सीनियर ऑफिसर उन्हें जॉन और शोभा की फोटो दिखाकर बताते हैं कि ये दोनों बहुत बड़े अपराधी हैं और हमें इनके खिलाफ सबूत जुटाने हैं। ये सब 18 साल पहले शुरू हुआ था। एक शहर में एक अमीर क्रिश्चियन परिवार रहता था, जहाँ शोभा 8 साल से काम करती थी। वो परिवार शोभा को अपने सदस्य जैसा मानता था। वहीं जॉन एक ड्राइवर का काम करता था। जॉन और शोभा को प्यार हो गया और उस परिवार की बेटी एंजल ने उन दोनों की शादी करवाई थी। शादी के कुछ समय बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम एलन था। कुछ साल बाद एंजल की भी एक बेटी हुई जिसका नाम रोजलिन था। एक दिन एंजल का पूरा परिवार रोजलिन को शोभा के पास छोड़कर चर्च जा रहा था। तभी एक ट्रक से उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। हादसे में एंजल को छोड़कर परिवार के सब लोग मारे गए। एंजल की हालत भी बहुत खराब थी। उसे लगा वो नहीं बचेगी, इसलिए उसने एक वसीयत बनाई कि उसकी मौत के बाद सारी जायदाद उसकी बेटी रोजलिन को मिलेगी और 18 साल की होने तक शोभा उसकी देखभाल करेगी। लेकिन अगर 18 साल से पहले रोजलिन की मौत हो गई तो सब कुछ अनाथ आश्रम को चला जाएगा। यहीं से शोभा और जॉन के मन में लालच आ गया। एक दिन जब एंजल खुद से चलने की कोशिश कर रही थी तो शोभा को लगा कि अगर वो ठीक हो गई तो सारी दौलत हाथ से निकल जाएगी। जिस सहेली पर एंजल ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी शोभा ने जॉन के साथ मिलकर एंजल
एंजल का खून कर दिया। खून करने के बाद वो उस शहर को छोड़कर इस दूसरे शहर में आ गए और अपने बेटे एलन और रोजलिन को एक साथ पालने लगे। रोजलिन को कभी पता नहीं चला कि ये उनके असली माता पिता नहीं है। पुलिस को खबर मिली थी कि जैसे ही रोजलिन 18 साल की होगी ये दोनों उसे रास्ते से हटा देंगे ताकि सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाए। पुलिस को ये सब मैरी नाम की एक औरत ने बताया था जो पहले चर्च में नन थी और जिसे एंथोनी नाम के लड़के से प्यार था। मैरी को शक था कि एंथोनी का खून हो चुका है क्योंकि काफी दिनों से उससे कोई बात ही नहीं हुई, इसीलिए वो पुलिस के पास शिकायत करने पहुंची थी। असल में जॉन और शोभा के साथ एंथोनी भी उनका पार्टनर था। उनके हर जुर्म में एंथोनी शामिल था, लेकिन मैरी के साथ रिश्ते में आने के बाद एंथोनी बदल गया था। वो पाप की जिंदगी छोड़कर सही रास्ते पर चलना चाहता था। उसे पता था कि रोजलिन की संपत्ति में उसे उसका हिस्सा मिलेगा, इसीलिए वो अब गलत काम नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ जॉन और शोभा की दुनिया सिर्फ उनके बेटे एलन के इर्द गिर्द थी। वो दुनिया को दिखाते थे कि वो एलन और रोजलिन दोनों को बराबर प्यार करते हैं, लेकिन रोजलिन के लिए उनका प्यार सिर्फ मतलब के लिए था। इसी बीच एक हादसा हुआ। रोजलिन को बचाते हुए एलन पानी में डूबकर मर गया। इस घटना ने शोभा को तोड़ दिया। उसे लगने लगा रोजलिन की वजह से ही उसका बेटा मरा है और वो ट्रॉमा में चली गई। मैरी ने पुलिस को बताया कि रोजलिन के 18 साल होते ही शोभा उसे मार डालेगी। इस प्लान के लिए उन्हें एक और आदमी चाहिए था, इसलिए उन्होंने एंथोनी को बुलाया। एंथोनी ने कहा, जब हमें संपत्ति मिल ही रही है तो उस लड़की को मारने की क्या जरूरत, हम इस पाप के बोझ के साथ ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। ये सुनकर शोभा भड़क गई और बोली, पाप का बोझ क्या सिर्फ तुम्हारे सर पर है? 18 साल पहले हमने जब जुर्म किया था तब तुम्हें पाप क्यों नहीं लगा, आज क्यों लग रहा तुम्हें? उसने अपनी करवाहट निकालते हुए कहा, मैं और एंजल एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। मेरी माँ उनके घर पे काम करती थी। मैं पढ़ाई में एंजल से भी अच्छी थी और हम पक्की सहेलियां थी, लेकिन माँ की मौत के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई और मैं उसके घर में नौकरानी बन गई। एंजल ने मुझे कभी दोस्त नहीं समझा, हमेशा खुद को मालकिन माना। मेरे बेटे की मौत के लिए उसकी बेटी रोजलिन जिम्मेदार है। जब तक मैं अपने बेटे के मौत का बदला नहीं ले लेती मैं संपत्ति का हिस्सा किसी को नहीं दूंगी। एंथोनी से ये सब सुनकर मैरी ने कहा कि वो इतना बड़ा पाप नहीं होने देगी और उसे ये संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन एंथोनी लालच में था। उसने कहा कि मैंने बरसों इंतजार किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस अपना मुंह बंद रखना है। काम होते ही मैं हिस्सा लेकर उनसे रिश्ता तोड़ लूंगा। उस दिन जाने के बाद से एंथोनी का कोई सुराग नहीं मिला। यही वजह थी कि मैरी पुलिस के पास आई थी। डीआईजी ने कविता की फोटो दिखाकर जेरी को बताया कि कविता तुम्हारी रिश्तेदार है और शोभा उसे पहले से जानती है, इसलिए तुम्हारे लिए ये काम आसान होगा। इसके बाद जेरी कविता के जरिए शोभा से मिला और घर से लेकर हॉस्पिटल तक हर जगह उस पर नजर रखने लगा। जेरी के प्लान के मुताबिक उसका जूनियर ऑफिसर रजत यानी वेलू शोभा के फार्म में काम करने लगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए जेरी के पास 3 सवाल थे। रोजलिन जो कह रही है वो कितना सच है? वो घर कहाँ है जहाँ शोभा पहले काम करती थी? वो वसीयत कहाँ है? पुराने घर का पता चलने पर जेरी को शक हुआ कि अगर एंथोनी का खून हुआ है तो उसकी लाश वहीं होगी। सच में एंजल के पुराने घर के बगीचे में एंथोनी की लाश मिली। जेरी समझ गया कि जॉन और शोभा खुद रोजलिन को नहीं मारेंगे क्योंकि उनका अपना छोटा बेटा भी है। वो नहीं चाहेंगे कि वो जेल जाए और उनके बेटे का भविष्य खराब हो, इसलिए उन्होंने रोजलिन को मारने के लिए गुंडों को किराए पर लिया ताकि ये एक डकैती जैसा लगे। इसी बीच उन्होंने चालाकी से रोजलिन से कागजों पर साइन करवा कर सारी जायदाद अपने नाम कर ली। जिस रात वो अपना खूनी प्लान पूरा करने वाले थे जेरी अपने टीम के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ने पहुंच गया। प्रेजेंट में जेरी ने उनका सारा प्लान चौपट कर दिया था। पुलिस की बैकअप टीम आई और जॉन और शोभा को वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। इतना सब होने के बाद रोजलिन बिल्कुल अकेली रह गई। शोभा के मन में जरा भी पछतावा नहीं था। वो अभी भी नफरत भरे नजरों से रोजलिन को देख रही थी। तभी जेरी ढाल बनकर रोजलिन के सामने खड़ा हो गया। रोजलिन ने जेरी से पूछा, ये सब मेरा बुरा सपना था या हकीकत? जेरी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बस चुप रहा। सब सोचते थे कि रोजलिन पागल है और डरावने सपने देखती है, लेकिन उसका डर झूठा नहीं था। अक्सर हम अपनों की बातों को बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात मान लेते हैं, लेकिन उनकी बात सुनना बहुत जरूरी होती है। दौलत के लालच ने जॉन और शोभा को इतना अंधा बना दिया था कि उन्होंने अपनों को धोखा दिया और एक मासूम की जिंदगी लेनी चाहिए। पर बुराई का अंत कभी अच्छा नहीं होता। उन्होंने अपने पाप की सजा के रूप में अपना प्यारा बेटा एलन खो दिया। अंत में रोजलिन को सच पता चल गया और वो बच गई। जिंदगी में सत्य, ईमानदारी और साहस सबसे जरूरी है। खैर, कहानी यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।